गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कमांडोज। कैसे हैं कमांडोज मेरे? सब जोश में, पूरे होश में, पूरी एनर्जी के साथ तैयार हैं या नहीं है तैयार? ठीक है। हर दिन देखो बेटा, पता है आपको कि जो आर्मी होता है, आर्मी में जो ट्रेनिंग होती है, सुबह सुबह जो है वो 4:30 या 5 बजे सुबह वो बिगुल बजा के सबको उठा देते हैं और उसके बाद तुरंत 15 मिनट में तैयार होकर सबको मैदान में आना होता है, फिर दौड़ते हैं, वर्कआउट करते हैं। मतलब बहुत हैक्टिक शेड्यूल होता है। और जब आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, मान लो आप में से कुछ बच्चे एएफएमसी पुणे के अंदर जाएंगे, वहां भी उन्हें एक शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। जो मेरे परिचित है जो आईपीएस की ट्रेनिंग करते हैं, उनके लिए भी वैसा होता है कि सुबह उठ कर उनको जो है एक पूरा रूटीन उन्हें फॉलो करना होता है। ठीक है। तो और हर दिन ये उम्मीद की जाती है कि आप पूरे जोश में रहें, पूरे होश में रहें आप, ताकि अपना काम आप अच्छे से कर पाएं। और हमारे कमांडोज जो है, बायोमेंटर्स के कमांडोज भी किसी सोल्जर से कम नहीं है। दे आर एक्चुअली सोल्जर्स जो हेल्थ केयर को इंप्रूव करने के लिए जो है वो नीट को पास करना चाहते हैं, है ना बेटा? अपने अंदर देखो, जिंदगी में एक बात याद रखना बेटा, अपने अंदर जो फीलिंग होती है ना, जो हम सोचते हैं अपने काम के लिए, वही वही बनता है। आप बेहतर सोचोगे ना तो सब चीजें बेहतर होंगी। ठीक है। आप अपने बारे में अच्छा सोचोगे कि मैं जो करने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, तो रियली आपके काम की वर्थ आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है। चलिए, तो हर बार मैं चालू करता हूं। बेसिकली होता ना, खिलौने में चाबी भरते हैं पहले, तो मैं चाबी भरता हूं आप में, कह रहा आ जाओ चलो 2 घंटे की लंबी वाली क्लास को अटेंड करते हैं, सीखते हैं सीखते हैं सीखते हैं, और सीखते हैं तो एक दिन जरूर जीतते हैं, सीखते हैं तो एक दिन जरूर जीतते हैं। क्लियर? चलो, तो कंटिन्यू करते बेटा, फिर से वही वाली बात। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन टाइम, कि कुछ क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा और उसके बाद बेटा हम आगे बढ़ेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं। क्या क्या कवर कर चुके हैं हम कवर कर चुके हैं कि सेल क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्लांट सेल क्या होती है, एनिमल सेल क्या होती है, सेल वॉल किस तरह की होती है, सेल की स्टडी कैसे करते हैं, सेल को स्टडी करने के टेक्निक क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, प्लास्टिड को देखा हमने, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को देखा हमने, ईआर को देखा हमने, गोल्जी बॉडी को देखा हमने, लाइसोसोम को देखा हमने, और हमने राइबोसोम को देखा। बहुत सारे सफर में हमने बहुत सारी मंजिलों को जो है वो देख लिया है। ठीक है। टूरिस्ट मेरे साथ अंदर आ चुके हैं, लेकिन आगे बढ़ने के पहले क्या देखा है एक बार वो पूछ लेते हैं आपसे हम। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 बताइए आप मेरे को। ठीक है, बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडी? गोल्जी बॉडी की फंक्शनल यूनिट का नाम क्या होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडी? गोल्जी बॉडी की फंक्शनल यूनिट का नाम क्या होता है, ये बताना है आपको। आपको बताना है हाउ मेनी टाइप ऑफ आरआरएनए प्रेजेंट इन लार्जर सब यूनिट ऑफ 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट में कितने प्रकार के राइबोसोमल आरएनए होते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पीएच ऑफ लाइसोसोम? लाइसोसोम का पीएच कितना होता है? ठीक है ना? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन किए मैंने आपसे, है ना? गोल्जी बॉडी की फंक्शन यूनिट को क्या कहते हैं? कितने प्रकार के राइबोसोमल आरएनए 80S राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट में पाए जाते हैं? ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मतलब क्या होता है, क्या काम करता है ये? व्हाट इज द पीएच ऑफ द लाइसोसोम? लाइसोसोम का पीएच क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है बेटा, क्लियर? चलिए, है ना? और अभी हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे बेटा, हमने लाइसोसोम के ऊपर बात किया था। हमने देखा था प्राइमरी लाइसोसोम क्या होते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होते हैं, रेसिडुअल लाइसोसोम क्या होते हैं, ऑटोफेजिक लाइसोसोम क्या होते हैं, इसको देखा था। पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल का मतलब क्या होता है, और प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल का मतलब क्या होता है, वो भी देखा था। फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पोलरिटी का मतलब क्या होता है, उसको भी देखा था हमने, है ना बेटा? सब चीजें याद है ना? कुछ भी पिछली क्लास का भूलना नहीं, आपको जो है वो
जब भी क्लास में आते हैं ना तो अपने नोट्स को एक बार पढ़ के आइए, ये नोट्स है बायोमेंटर्स के, पढ़ कर आइए, ठीक है, यानी अपने नोट्स को पढ़ कर आइए एक बार कि क्या लिखा है, सर ने कितना कवर, इतना सारा कवर हो गया हमारा, ठीक है, कवर हो गया है तो उसको पढ़ना है, रिवाइज करना है बेटा। और मैंने सच में मैंने एक चीज महसूस की, मैंने जब बुकलेट आपके हाथ में होती है ना, किताब आपके हाथ है, तो आपको पढ़ने का मजा अलग आता है। यदि वही कोचिंग जिससे पढ़ रहे हैं उसी का बुकलेट हाथ में होता है तो अच्छा मजा आता है। ये मैंने सच में पर्सनली मैंने महसूस की, ये चीज पढ़ाते में महसूस की मैंने तो ये, ठीक है। पहले मैं इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया करता था, पर अब मुझे साइकोलॉजी समझ में आई कि हाँ यार कुछ लगता है कि हम पढ़ रहे हैं किसी क्लास में, ठीक है। खैर चलो छोड़ो, अभी मुद्दा ये कि आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, हमने कहा था राइबोसोम में दो उप इकाइयां होती, सब यूनिट होती हैं, दोनों अनइक्वल होती है, एक लार्जर सब यूनिट एक स्मॉलर सब यूनिट होती है। और एमआरएनए जब न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में आता है तो सबसे पहले कौन सी सब यूनिट जुड़ती है, सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट जुड़ती है। अच्छा एक क्वेश्चन का और उत्तर दो, राइबोसोम की दोनों सब यूनिट को जोड़ने के लिए कौन सा मिनरल आयन रोल प्ले करता है, विच मिनरल आयन is important for the joining of two subunit of ribosome। राइबोसोम की दो उप इकाइयों को जोड़ने के लिए कौन सा मिनरल आयन जरूरी होता है, यह आपको बताना है। चलिए बताइए, व्हाट इज द गिवन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या है, क्या है, इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम, इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं हम, ठीक है। इसके अंदर भरे हुए फ्लूइड के लिए हम क्या नाम यूज करते हैं, आपको बताना है, ठीक है। स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कीजिए कि ये स्ट्रक्चर क्या है और इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं और इसके अंदर भरे हुए तरल को या लिक्विड को हम क्या कहते हैं, दोनों चीजें आपको बतलानी है। क्लियर, ठीक है। एंड इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं और इसके अंदर भरे हुए तरल को, फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, ठीक है। क्लियर, फिर याद है बेटा, अब तो चलो आंसर भी आ गया सामने के। हमने देखा था, हमने कहा था कि थोड़ा एनसीईआरटी कई जगह पे कंफ्यूज है, मैं क्लियर कर दूं आपका। एनसीईआरटी में जो लिखा है वो एग्जाम में आता है, बहुत अच्छी बात है, पर एनसीईआरटी कई जगह पर गलत भी है, कई जगह पर कंफ्यूज भी है। सर आप एनसीईआरटी को गलत कैसे बोल सकते हैं, आप कौन है ऐसा बोलने वाले? भाई साहब ऐसा है ना कि साइंस तो हम पढ़े लिखे आदमी यार, ठीक है। अब एनसीईआरटी जिनने लिखी पता भगवान जाने वो क्या किस मतलब कौन किस्म का नशा करके बैठे थे, ठीक है। तो खैर अलग मुद्दा, मेरा मुद्दा ये है कि कई बार क्या होता है कि किताब में कई जगह पे वो कंफ्यूज, एक्चुअली मुझे लगता है वो जोड़ तोड़ में कहीं पे उन्होंने पैराग्राफ को डिलीट कर दिया, कहीं पे छोटा कर दिया, उस चक्कर में गड़बड़ हुई एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। तो जो वैक्यूल वाला पोर्शन है ना, उसमें मैंने आपसे कहा था कि सेंट्रल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और नॉर्मल गोल्जी वैक्यूल उन्होंने सबको मिक्स कर दिया, ठीक है। पर सच्चाई तो यह है कि हमको इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियर रहना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो सेंट्रल वैक्यूल है वो सिर्फ प्लांट सेल में देखने मिलते हैं, सेल के बीचों बीच होते हैं और इनमें वाटर प्लस मिनरल जो है वो अंदर प्रेजेंट होता है। और इसके फ्लूइड को क्या बोलते हैं, इसके फ्लूइड को हम बोलते हैं सेल सेप कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेल सेप कहते हैं। ये साइटोसोल से, साइटोप्लाज्म से अलग होता है, सेल सेप साइटोप्लाज्म से अलग होता है, ये नॉन लिविंग होता है। क्लियर, याद रखना है बेटा, ये नॉन लिविंग होता है, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऐसा कहा जाता है कि सेंट्रल वैक्यूल जो होता है, सेंट्रल वैक्यूल जो है प्लांट सेल में, प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल के लाइसोसोम के समान काम करते हैं, बस इतना ध्यान रखिए। ये भी पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, यानी प्लांट सेल में, पुराना क्वेश्चन है काफी, प्लांट सेल में जो सेंट्रल वैक्यूल होते हैं वो लाइसोसोम के समान काम करते हैं, बस इतना दिमाग में रखिए, ठीक है। क्लियर, फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में बात किया था, मैंने कहा था ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन में, एक्सक्रीशन में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। क्लियर, फिर हमने देखा, देखो ये कैसे ये वाटर को बाहर निकाल, देखो एनिमेशन में दिखा रहे हैं आपको हम, ठीक है। यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट करके एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो है यूनिसेल्ड प्रोटोजोआ जो होते हैं, प्रोटोजोआ जो होते हैं उनके अंदर ये ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखने में रोल प्ले करते हैं, उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। जब भी मैं ऑस्मो रेगुलेशन वर्ड यूज करता हूं इसका मतलब होता है सेल के अंदर प्रेजेंट मिनरल आयन या आयनिक कॉन्सेंट्रेशन जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, एंड सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका अपना एक कॉन्सेंट्रेशन है, उसको मेंटेन करना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है, ठीक है। क्लियर, चलिए अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में शामिल था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ठीक है, उसमें शामिल था लाइसोसोम, उसमें शामिल था जो है लाइसोसोम हो गया, और हमने क्या देखा, वैक्यूल्स को देखा हमने, फिर राइबोसोम को देख लिया हमने। अब बात करते हैं माइक्रोबॉडीज की। याद रखिएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक काम और होता है, वो बनाता है माइक्रोबॉडीज, ठीक है। माइक्रोबॉडीज सबसे छोटे छोटे सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे सेल ऑर्गेनल होते हैं, एंड सेल के अंदर छोटे साइज की थैलियां होती हैं जो माइक्रोबॉडीज कहलाती हैं, ठीक है। क्लियर, चलिए
क्या लिखा, माइक्रोबॉडीज आर दी सिंगल मेम्ब्रेन इनक्लोज स्मॉल सेल ऑर्गेनेल के जो आपके माइक्रोबॉडी होते हैं एक मेम्ब्रेन से घिरे छोटे कोशिकांग होते हैं, माइक्रोबॉडीज आर दी सिंगल मेम्ब्रेन इनक्लोज स्मॉल सेल ऑर्गेनेल, दीज आर दी स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दीज आर दी स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, ये सबसे छोटे मेम्ब्रेन से घिरे हुए कोशिकांग होते हैं, दीज आर दी स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। ये किससे उत्पन्न होते हैं, ईआर से, किससे, कौन से ईआर से बेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, दीज आर ओरिजिनेट फ्रॉम दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट होते हैं। इनका डायमीटर कितना होता है, 0.5 से 2.5 माइक्रोमीटर होता है। तीन तरह के होते हैं माइक्रोबॉडीज, तीन तरह के होते हैं बेटा, पर ऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सोम और स्फेरोसोम, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रोबॉडी तीन तरह के होते हैं, पर ऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम और स्फेरोसोम। मैंने आपको हमेशा बताया कि बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी दिमाग में रखिए आपके। सोम का मतलब होता है बॉडी या स्ट्रक्चर, ठीक है, जो पर ऑक्साइड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, वो है पर ऑक्सीसोम, वो है पर ऑक्सीसोम। तो नाम खुद बतलाता है कि वो सेल ऑर्गेनेल जो हाइड्रोजन परऑक्साइड की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, दैट इज दी पर ऑक्सीसोम, ठीक है। ऐसा सेल ऑर्गेनेल जिसके अंदर आपको ग्लाई ऑक्सिलेट साइकिल देखने मिलती है, ठीक है। ग्लाई ऑक्सिलेट साइकिल बोले तो दिस कन्वर्ट फैट इनटू दी कार्बोहाइड्रेट, ये फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करती है, ठीक है। यानी एक मेटाबॉलिक साइकिल होती है जिसमें कि वसा का या फैट का परिवर्तन कार्बोहाइड्रेट में होता है, इसे ग्लाई ऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं। और ऐसा देखने मिलता है हमको प्लांट्स में। कहां देखने मिलता है, प्लांट्स में। तो प्लांट्स में आपको एक माइक्रोबॉडी देखने मिलती है जिसके अंदर ग्लाई ऑक्सिलेट साइकिल के एंजाइम होते हैं, उसे आप ग्लाई ऑक्सीसोम बोलोगे, ठीक है। ऐसी माइक्रोबॉडी जो हमेशा स्फेरिकल होगी, राउंडेड होगी, जो हमेशा स्फेरिकल होगी, राउंडेड होगी, जिसमें फैट इकट्ठा होता है, फैट इकट्ठा होगा उसे बोलते हैं स्फेरोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो तीन तरह की माइक्रोबॉडी होती है, पर ऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सोम और स्फेरोसोम, ठीक है। एनसीईआरटी क्या लिखता है इसके बारे में, एनसीईआरटी ने जो है माइक्रोबॉडी पर सिर्फ एक लाइन लिखी है, एनसीईआरटी ने माइक्रोबॉडी पर सिर्फ एक लाइन लिखी। अब आप बोलोगे सर इस एक लाइन को पढ़ा दो ना, आप आगे पीछे क्यों कहानी सुना रहे हो, काय पढ़ाते हो, इतना मेहनत क्यों करवाते हो हमसे आगे पीछे, क्योंकि बेटा आगे एनसीईआरटी ने आपको, देखो ये मूर्खता है, कुछ उसके अलावा कुछ और बोल नहीं सकते इसके ऊपर। आगे जब प्लांट फिजियोलॉजी शुरू हुआ तो वहां पे डायरेक्ट परऑक्सोम का जिक्र आ गया, फोटो रेस्पिरेशन में सीधा परऑक्सीसोम का जिक्र आ गया। तो अब हमको पता ही नहीं है, हम सेल पढ़ चुके हैं, सेल में हमने नाम तक नहीं सुना इसका, और अचानक से जिक्र कहां आ गया इसका, फिजियोलॉजी में। फिर जब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहां पे वर्ड था कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पर ऑक्सीसोम के फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं होते, इसलिए वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं होते। तो ये परऑक्सीसोम है क्या भला, क्या है, ये पता होना जरूरी है, ठीक है। एनसीईआरटी ने क्या किया, कई बड़ी बड़ी चीजों को उन्होंने छिपा दिया, ठीक है। तो छिपी हुई चीज को पढ़ना है बेटा, है ना, मजाक मत समझो एग्जाम को, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। पेपर सड़ा आया तो सड़े को फोड़ कर आएंगे, और अच्छा आया तो भी फोड़ कर आएंगे। बायोमेंटर्स के बच्चे कमांडो है, वो कभी हार नहीं मानते हैं, कि वो जीतते हैं या फिर सीखते हैं, और सीखते हैं तो हमेशा जीतते हैं, ठीक है, याद रखना। चलिए एनसीईआरटी क्या लिखता है, मेनी मेम्ब्रेन बाउंड मिनिट वेसिकल्स, कई सारे मेम्ब्रेन से घिरी हुई छोटी थैलियां जिन्हें हम माइक्रोबॉडी कहते हैं, जिनमें कई प्रकार के एंजाइम होते हैं, वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में देखने मिलती है। अब ये क्या है थैलियां, इन थैलियों में क्या होता है, किस तरह के एंजाइम होते हैं, तो ये सब बातें हमें जानना है। तो बेसिकली इट इज ए सिलेबस, इट इज ए सिलेबस, ये सिलेबस है ये, ठीक है। एनसीईआरटी को हमेशा ये समझ के चलो कि एनसीईआरटी इज ए सिलेबस, ठीक है। कबीरदास जी के दोहे के समान लिखा है, अब जान लो भाई, तुम जानो कि मिनी वेसिकल क्या होते हैं, किस तरह के एंजाइम होते हैं, तुम्हारी टेंशन है वो, ठीक है ना। चलो तो पहले बात करते हैं, परऑक्सीसोम की बात करते हैं। रॉडिन ने पहली बार इसको ऑब्जर्व किया था माउस किडनी में। डिस्कवरी का क्रेडिट मिलता है टॉलबर्ट को, ठीक है। बॉटनी में ऐसा होता है, बॉटनी में या बायोलॉजी में ऐसा होता है, देखता कोई और है, खोजता कोई और है, नाम कोई और देता है। यानी बायोलॉजी की मजेदार बात यह है कि देखेगा कोई और, खोजेगा कोई और, नाम कोई और देगा, ठीक है।
इनको यूरिकोसोम भी कहते हैं। और इनका संबंध किससे होता है, मैंने भी बताया आपको, हाइड्रोजन परऑक्साइड की मेटाबॉलिज्म होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के इनका संबंध हाइड्रोजन परऑक्साइड की मेटाबॉलिज्म से होता है। इसीलिए इनके अंदर परऑक्सीडेज और ऑक्सीडेज एंजाइम बड़ी मात्रा में होते हैं। नॉर्मली एक सेल के अंदर 70 से लेकर 100 तक परऑक्सोम पाए जाते हैं, और परऑक्सोम आपको प्लांट और एनिमल सेल दोनों में देखने मिलते हैं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, आपको पता है कि ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है जो कि जिनमें H2O2 मेटाबॉलिज्म होती है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनिए, क्या सिग्निफिकेंस क्या है इसका। कभी डॉक्टर के पास गए हो चोट लगने पे, जब कभी चोट लग जाती है, घाव हो गया, गिर गए मैदान में, डॉक्टर के पास गए, कट लग गया, खून आ रहा है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर के पास जाओगे, इमरजेंसी में जाओगे, डॉक्टर या नर्स जो होंगी वो झट से घाव को पहले साफ करेंगे। लेकिन आपको पता है जो टीवी में एड दिखाते हैं उससे सच्चाई अलग है। टीवी में दिखाते हैं डेटॉल, क्या आपने डेटॉल से साफ कर लिया है, सेवलॉन ना जलने वाला, जिस पे डॉक्टर भी भरोसा करते हैं। वो जितने दिखाते हैं ना डेंटिस्ट में, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, अरे घबरा जाए आदमी। फिर अभी क्या आपके टूथपेस्ट में अश्वगंधा है, क्या आपके टूथपेस्ट में हल्दी है, क्या आपके टूथपेस्ट में नीम है। सीधा बोल दो, क्या टूथपेस्ट में बटर पनीर मसाला है, क्या टूथपेस्ट के अंदर जो है वो खिचड़ी है, क्या टूथपेस्ट के अंदर दाल रोटी है, क्या टूथपेस्ट के अंदर लिट्टी चोखा है, क्या टूथपेस्ट के अंदर ढोकला है। अब यही बचा है बोलना। तो वो जितने होते हैं सब वो दिखाने फर्जी डॉक्टर होते के। डेंटिस्ट का सुझाया हुआ नंबर 1 ब्रांड है ना, आप भी यूज कीजिए, मैं भी अपनी बेटी के लिए यूज करती हूँ। तमाम तरह के जो ऐड होते हैं ना सब फर्जी होते हो। ठीक है, विज्ञापन की दुनिया अलग ही होती है, अलग अलग फर्जीवाड़ा चल रहा होता है उसमें। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि डेटॉल सेवलॉन घर के लिए अच्छे हैं, पर हॉस्पिटल में यूज नहीं करते। हॉस्पिटल में जब घाव लग जाता है, जब पहुंचते हैं आप, तो आपको वो हाइड्रोजन परऑक्साइड से घाव साफ करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो टाइम प्रूवन है, मेडिकली प्रूवन है, उससे घाव साफ करते हैं ताकि वहां पे जो है वो डिसइंफेक्ट हो जाए वो। अब आप सोचो, हमारी जो सेल होती है ना उसके अंदर भी एक जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड को बनाने वाला एक सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। और ये क्या करता है, ये जब भी कभी सेल में कोई टॉक्सिक केमिकल या खतरनाक केमिकल बनते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। एंड परऑक्सीसोम के पास कैपेबिलिटी होती है कि ये हाइड्रोजन परऑक्साइड की हेल्प से ये डिटॉक्सिफाई करता है। अब डिटॉक्सिफाई क्यों करता है, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ऑक्सीजन एटम को रिलीज करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। और ये ऑक्सीजन जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है जो किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है वो बेसिकली वो सेल के अंदर टॉक्सिक केमिकल को डिस्ट्रॉय करने के वो काम आता है, इसलिए ये परऑक्सोम का इतना सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, चलिए, है ना मजेदार। जो मेन एंजाइम हाइड्रोजन परऑक्साइड मेटाबॉलिज्म के होते हैं वो हैं यूरेट ऑक्सीडेज, कैटलेज, ठीक है, अमीडो ऑक्सीडेज और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज। ठीक है, दीज आर दी मेन एंजाइम जो पर ऑक्सीसोम के अंदर पाए जाते हैं। वो लिखा ना एनसीईआरटी में एंजाइम, वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम, तो कौन से एंजाइम, यही है वो वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम के जो हाइड्रोजन परऑक्साइड मेटाबॉलिज्म से जुड़े हुए हैं। यूरेट ऑक्सीडेज, कैटलेज, कैटलेज सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा इसमें, और डीएमिडो ऑक्सीडेज और हाइड्रोक्सी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज। ठीक है, याद रखिएगा। पर ऑक्सीसोम में एक एंजाइम पाया जाता है जो केवल यही देखने मिलता है, उसका नाम है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। ठीक है, और ये क्या करता है, ये ग्लाइकोलिक एसिड को ग्लाइऑक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज के, और दिस इज दी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो फोटो रेस्पिरेशन में देखने मिलती है। देखो बेटा, यहां पर फिजियोलॉजी वाला एक क्वेश्चन कवर किया हमने, यहां पर हमने प्लांट फिजियोलॉजी वाला एक क्वेश्चन कवर किया है, तो उसको याद रखना, भूलना मत इसको। ठीक है ना, क्या है, क्या पे एंजाइम ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज परऑक्सीसोम में पाया जाता है। ये फोटो रेस्पिरेशन का मुख्य एंजाइम। अब डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, इस पूरी फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को विस्तार से हमें पढ़ना है प्लांट फिजियोलॉजी में, अभी नहीं बात करेंगे। अभी इतना समझ गए हैं कि हमने पिछली क्लास में भी कहा था कि फोटो रेस्पिरेशन में 3 सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है,
तो उसमें पेरोक्सोम के अंदर मेन रिएक्शन होती है जिसमें कि ग्लाइकोलिक एसिड का कन्वर्जन ग्लाइऑक्सिलिक एसिड में होता है, ठीक है। ये केवल C3 प्लांट में हमको देखने मिलता है। तो मैंने ये भी कहा था आपको क्लास में, जब मैंने क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था तब मैंने आपसे कहा था C3 प्लांट होते हैं जिनके अंदर डार्क रिएक्शन के दौरान बनने वाला पहला केमिकल 3 कार्बन का होता है, C3 प्लांट है। 4 कार्बन का होता है, C4 प्लांट होते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, ये C3 प्लांट के अंदर हमको ये देखने मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन में 3 सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सोम और माइटोकॉन्ड्रिया के। जो मुख्य केमिकल होता है इस प्रोसेस का वो होता है ग्लाइकोलेट या ग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है ना। तो बेसिकली बेटा जो है वो होता क्या है कि जो शुगर को जो एक 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल होता है जो CO2 को पकड़ता है। नॉर्मली क्या होता है बेटा, जब भी कभी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ना तो एक CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है। सुनो ध्यान से बात, ठीक है। जब भी कभी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी ना तो एक CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है जिसको बोलते हैं रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ठीक है। और जो एंजाइम जिस एंजाइम की मदद से रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में CO2 आकर जुड़ती है उस एंजाइम का नाम होता है रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज मतलब CO2 को जोड़ने वाला, कार्बोक्सिलेज मतलब CO2 को जोड़ने वाला, कार्बोक्सिलेज मतलब CO2 को जोड़ने वाला। तो रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट एक पेंटोस शुगर है, 5 कार्बन शुगर है जिसमें कि जो है एक CO2 आके जुड़ेगी, ठीक है ना। और किसकी प्रेजेंस में, रुबिस्को की प्रेजेंस में। लेकिन अब कभी कभी क्या होता है कि एक गलती होती है, रुबिस्को एंजाइम क्या करता है, कई बार ड्यूअल बिहेवियर करता है, बेईमानी कर देता है। कई लोग होता है ना बेईमान, तो रुबिस्को एंजाइम एक बेईमान एंजाइम है। कभी कभी वो CO2 के बजाय O2 जोड़ देगा। जैसे O2 को जोड़ेगा तो अब आप इस एंजाइम को क्या बोल दोगे, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट ऑक्सीजनेज बोल दोगे उसको आप। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, जब O2 जुड़ेगा तो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस का पूरा हॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि CO2 को कन्वर्ट करना था शुगर में, अब यहां तो गलती से O2 आ गया है। तो यहां पे प्रोसेस शुरू होती है फोटो रेस्पिरेशन की, ठीक है। तो इतना समझ लो बेटा, अभी कॉम्प्लिकेशन में मत जाइए, इतना समझ लीजिए कि प्रकाशी शोषण या फोटो रेस्पिरेशन का मतलब यह है कि जहां पे शुगर बनने के लिए जो है CO2 को जुड़ना चाहिए था वहां पर O2 आकर जुड़ गया। बस इतना दिमाग रखिए, ये गड़बड़ हो गया क्योंकि एंजाइम ने डुअल बिहेवियर कर दिया। एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम ने जो है वो बेईमानी कर ली, ठीक है। रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट 5 कार्बन शुगर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। इसके चलते क्या बनता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल बनता है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है और एक फास्फोग्लाइकोलिक एसिड बनता है। और दिस इज द केमिकल जो फोटो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जिससे फोटो रेस्पिरेशन की शुरुआत होती है। इस समय एंजाइम रुबिस्को को हम क्या बोलते हैं, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट ऑक्सीजनेज कहते हैं, ठीक है। अभी बस इस लाइन का मतलब, इस लाइन को याद रखिएगा। अभी आप बहुत डिटेल में मत जाना बेटा क्योंकि ये पूरा फिजियोलॉजी का हिस्सा है, लेकिन यहां पे जिक्र आया तो यहां पे जितना पता यहां पर होना चाहिए उतना पता रखिए अभी, ठीक है, क्लियर। 1965 में डी डुबे ने पहली बार पेरोक्सोम को आइसोलेट किया था इन्होंने, और कहा इन्होंने कि डिफेक्टिव पेरोक्सोम से भी कुछ बीमारियां होती है। इन बीमारियों के नाम बिल्कुल रेयर है बेटा, पहले किसी जमाने में एम्स के अंदर पूछे जाते थे, पहले किसी जमाने में एम्स के एग्जाम में आते थे ये, लेकिन चूंकि पहले कभी आए हुए तो एक बार नाम पढ़ लेते हैं इसका, ठीक है। घबराना बिल्कुल मत, एक बार बस नाम पढ़ लो और भूल जाओ, अपने आप एग्जाम में याद आ जाएगा तुमको, ठीक है। तो पेरोक्सोम, डिफेक्टिव पेरोक्सोम से होने वाली बीमारियां क्या होती हैं, जेल-वेगनर सिंड्रोम और एड्रेनोल्यूकोड्ystrophy, ठीक है ना, ऐसे ही नाम होते हैं बीमारियों के। जेल-वेगनर सिंड्रोम जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें पेरोक्सोम डिफेक्टेड होते हैं और इससे ब्रेन, किडनी और लिवर अफेक्ट होता है। फिर एड्रेनोल्यूकोड्ystrophy भी एक रेयर डिजीज है, एक अल्प होने वाली बीमारी है और इसमें इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है। इन दोनों बीमारियों का संबंध किससे है, जैसे मैंने आपसे कहा था ना स्टोरेज डिजीज, उनका संबंध किससे था, लाइसोसोम से था, डिफेक्टेड लाइसोसोम से। ऐसे डिफेक्टेड पेरोक्सोम से भी बीमारियां होती हैं, ठीक है। अब आते हैं ग्लाइऑक्सिसोम पे, ये क्या चीज है, डिस्कवर्ड बाय ब्रीडनबेक एंड बीवर्स ने इसको खोजा। ये एक तरह के मॉडिफाइड पेरोक्सोम होते हैं जिनमें ग्लाइऑक्सिलेट मेटाबॉलिज्म के एंजाइम होते हैं। याद रखिए, ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है फोटो रेस्पिरेशन, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक वर्ड होता है बेटा ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म, इसका मतलब है फोटो रेस्पिरेशन। ये कहां होता है, ये होता है पेरोक्सिसोम में, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म का मतलब है फोटो रेस्पिरेशन, पेरोक्सोम में होता है, ठीक है। ग्लाइऑक्सिलेट मेटाबॉलिज्म कंफ्यूज मत करना कि ये अलग है, इसका मतलब है इसमें फैट कन्वर्ट होता है
कार्बोहाइड्रेट में, और ये केवल प्लांट सेल में हमको देखने मिलती है प्रोसेस। तो ऐसे पेरोक्सिसोम या ऐसे माइक्रोबॉडी जिनके अंदर ग्लाइऑक्सिलेट, वर्ड ध्यान रखना, वो ग्लाइकोलेट लिखा है ऊपर, ये ग्लाइऑक्सिलेट है, ऐसे माइक्रोबॉडी जिनमें की जो है वो ग्लाइऑक्सिलेट मेटाबॉलिज्म के एंजाइम होते हैं, जिससे कि फैट कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट में, तो वो उसे क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सोम बोलते हैं। और ये कहां देखने मिलते हैं, मूंगफली के बीज में, ग्राउंडनट सीड में, कैस्टर सीड में, सोयाबीन में। क्योंकि मूंगफली में क्या होता है बेटा, फूड इकट्ठा होता है ऑयल के फॉर्मेट के, तो जब कभी एम्ब्रियो को ग्रो करना होता है तो उस ऑयल को पहले कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो सेल ऑर्गेनेल काम करता है वो होता है ग्लाइऑक्सोम। ठीक है, मेन एंजाइम क्या होते हैं इसके, आइसोसिट्रेट लाइज और मैलेट सिंथेटेज। ठीक है ना, ठीक है, एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी थी वेरियस एंजाइम, तो वो एंजाइम क्या है वो देख रहे हैं यहाँ पे हम। तो यहां पर मेन एंजाइम होता है आइसोसिट्रेट लाइज और मैलेट सिंथेटेज, जो कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में काम करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं स्फेरोसोम में। हम स्फेरोसोम को डिस्कवर किया था पर्नर ने, ठीक है, और टर्म स्फेरोसोम दिया था गेहान ने। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम जो मैं बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बस वही याद करना, बाकी सब एक बार पढ़ लेना बेटा। देखो बेटा, मैं एकदम क्लियर हूं कि मुझे पढ़ाना सब कुछ है, जो इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ पढ़ाना है। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, जो जरूरी है नॉलेज के लिए, सब पढ़ाना है। ठीक है, तो मैं आपको कई चीजें बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको एम्फेसिस देके बोलूंगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मार्क कर लेना, वो एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है ना, बाकी पढ़ा होना चाहिए एक बार, क्योंकि देखो बेटा क्या होता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप लिमिटेड नॉलेज लेके एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जा सकते हैं। आपका नॉलेज थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए, ताकि पेपर का कोई भी लेवल हो आप उसे फंसे ना उसमें। आप एग्जामिनर हमेशा फंसाने की कोशिश करता है और हमको फंसना नहीं है। ठीक है, क्लियर। दीज माइक्रोबॉडीज आर एसोसिएटेड विद द फैट मेटाबॉलिज्म, ये फैट मेटाबॉलिज्म से जुड़े होते हैं, एनिमल और प्लांट सेल दोनों में देखने मिलते हैं, और इनकी स्टेनिंग ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से होती है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का यूज हर वो जगह करते हैं जहां पर हम जो है वो फैट प्रेजेंट है, फैट की स्टेनिंग करनी होती है। ठीक है, ठीक, अब कुछ पॉइंट पीवाईक्यू से ले लेते हैं। कैटलेज टोटल पेरोक्सोम का के प्रोटीन का 40% एंजाइम होता है। कैटलेज फॉर्म 40% ऑफ टोटल पेरोक्सोम प्रोटीन, ये लार्जेस्ट एंजाइम होता है पेरोक्सोम का, और पेरोक्सोम का पेरोक्सिसोम के अंदर सबसे छोटा एंजाइम होता है पेरोक्सिडेज। जितने ये पॉइंट हम नोट पे लिखते हैं बेटा, सब एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, कैटलेज एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में काम करता है। ठीक है, ये H2O2 को तोड़ता है। ठीक है, जबकि ऑक्सीडेज, डीएमिडो ऑक्सीडेज, ठीक है, वो सब बनाते हैं, वो सब H2O2 को बनाते हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि इतना H2O2 बन जाए कि सेल को डैमेज कर दे, तो उसे कंट्रोल करता है कैटलेज, तो सेफ्टी वॉल्व के समान काम करता है। ठीक है, अब देखो मजेदार बात, 50% ऑफ एल्कोहल कंज्यूम्ड बाय ए पर्सन इज डिटॉक्सिफाइड बाय पेरोक्सोम इनसाइड लिवर सेल। कहते हैं ना कि शराब पीने से लिवर खराब होता है, लोग कहते हैं शराब पीने से लिवर खराब होता है, क्योंकि कारण यह है कि लिवर के अंदर एल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, एल्कोहल को डिटॉक्सिफाई किया जाता है, मतलब एल्कोहल जहर है, उसको डिटॉक्सिफाई किया जाता है, और डिटॉक्सिफाई करने में रोल कौन प्ले करता है, लिवर सेल के अंदर पेरोक्सोम रोल प्ले करते हैं। एमिनो एसिड ग्लाइसिन और सीरिन जो है वो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के आखिर में, जब फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस खत्म कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में आके खत्म होती है। फोटो रेस्पिरेशन प्रकाशीय शोषण की प्रक्रिया में 3 सेल ऑर्गेनेल भाग लेते हैं प्रोसेस में। शुरुआत होती है क्लोरोप्लास्ट में, मेन रिएक्शन होता है पेरोक्सोम में, और खत्म होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। जब खत्म होती है तब 2 एमिनो एसिड बनते हैं, ग्लाइसिन और सीरिन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, ये तो बात की हमने किसके ऊपर, माइक्रोबॉडीज के ऊपर बात की हमने। ठीक है ना, 2 लाइनें जो एनसीईआरटी की थी ना बेटा, उन 2 लाइनों पर हमने इतनी सारी बातें की हुई हैं, जरूरी है। कुछ बच्चों के दिमाग में बात आती है, मैंने ऐसे बहुत, देखो हम लोग क्या है कि ऑनलाइन है ना, तो बहुत सारे कोई भी कुछ भी कमेंट भी लिख देता है, किसी ने लिखा, आप लोग नहीं है वो, कोई यूट्यूब की बात बता रहा हूं, पुरानी बात, आप लोग तो बहुत ही सिंसियर बच्चे हो। ठीक है, मतलब मैं सबसे सिंसियर बैच देखा हूं आपका ये बैच ना पिछले 2 साल, मतलब 2 साल पहले एक बैच आया था जो बहुत सिंसियर था तुमसे, तुम्हारा बैच सच में सिंसियर है। तो किसी ने लिखा था पहले यूट्यूब पे किसी कमेंट पे, गीतेंद्र सर सब कुछ पढ़ाते हैं क्योंकि उनको अनुभव नहीं है पढ़ाने का, इसलिए वो सब कुछ पढ़ा जाते हैं, यदि अनुभव होता तो उतना ही पढ़ाते जो एग्जाम में आता है। तो बेटा ऐसा है कि ये गेस्ट पेपर तो है नहीं है, तुमको मैं एनसीईआरटी को यदि मैं खड़ा होकर बांच दूं आपको समझ में भी नहीं आएगा। मैं यदि एक्स्ट्रा माइल जाके मेहनत कर रहा हूं, मतलब मैं एनसीईआरटी को समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम जो है वो एग्जाम तो अपनी जगह पे है ही, पर
बायोलॉजी से तुम प्रेम करने लगो, तुम बायोलॉजी को समझने लगो और तुम्हारे लिए करियर के मल्टीपल एस्पेक्ट खुल जाते हैं बेटा। नीट तो निकलेगा ही निकलेगा, मैं कह रहा हूं आपसे, आप फॉलो करोगे। नीट में जितने बच्चे बायोमेंटर सेलेक्ट होते हैं उतने किसी भी इंस्टीट्यूट से सेलेक्ट नहीं होते। ऑनलाइन की बात कर रहा हूं, जेन्युइन रिजल्ट है। तो मैं वही कहता हूं आपसे कि आपको देना पड़ेगा अपना 100% बेटा, ठीक है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप रटने नहीं आए यहां पर, आप यहां पर चीजों को समझने आए आप, ठीक है। योर अंडरस्टैंडिंग मैटर्स ए लॉट। हम सबको कई बच्चों को बचपन से बोला तुम बुद्धू हो, तुम एवरेज हो, तुम नहीं कर पाओगे। अपने मन में भी हमने बैठा लिया विचार कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब लेक्चर देखते लगता है यार आता है, हमको मजा आ रहा पढ़ने में, हम कर सकते हैं। और वो जो जज्बा तुम्हारे अंदर जो जागता है ना बेटा, वही टॉपर है, वही सोया हुआ टॉपर है, उसको जगाओ, जरूर एग्जाम निकलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हुआ कि हमने सेल कंपोनेंट देखे सारे, ठीक है। अभी क्या देखें, हमारे दिमाग में बात आई कि यदि हम जो है वो साइटोप्लाज्म में से यदि हम जो है वो सेल ऑर्गेनेल निकाल लें, साइटोप्लाज्म में से यदि हम सारे सेल ऑर्गेनेल निकाल लें तो क्या बचेगा? साइटोसोल बचेगा, लिक्विड बचेगा, हाइलोप्लाज्म कहते हैं इसको, है ना, याद है फ्लो चार्ट बनाया शुरू में। क्या ये सिर्फ लिक्विड है? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई तो झांक कर देखा, लगा रे यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल को हटाने के बाद जो तरल बचता है, जो लिक्विड मटेरियल बचता है, उसमें प्रोटीन का जाल होता है और उसे कहा गया साइटोस्केलेटल। और उसके चलते ही पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म मूव करता है। याद है ना, स्ट्रीमिंग मूवमेंट, साइक्लोसिस प्रोटोप्लाज्म में देखने मिलता है। यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रीमिंग मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। चलिए क्या लिखा देखते हैं। एनसीईआरटी क्या लिखता है? एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनस स्ट्रक्चर, फिलामेंट तंतु के समान होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, वो साइटोप्लाज्म में देखने मिलते हैं और उन्हें कलेक्टिवली हम साइटोस्केलेटल कहते हैं। और ये साइटोस्केलेटल कई सारे काम करते हैं, जैसे कि ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, स्ट्रक्चर को बनाए रखना। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब है सहारा प्रदान करना। जैसे एक टेंट होता है ना, टेंट में आपने देखा खंबे लगे होते हैं, एक टेंट होता है, तंबू होता है ना, बड़ा सा टेंट होता है, टेंट में पिलर्स लगे होते हैं। हमारे घरों में भी पिलर्स लगे होते हैं, उस पर पूरी दीवार टिकी होती है, तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल सपोर्ट देना। तो ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, ठीक है। मोटिलिटी, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल के शेप को ये बनाए रखते हैं, ठीक है। अब चलो, इतना एनसीईआरटी ने लिखा, अब इसको हम समझते हैं। जो एनसीईआरटी लिख देती है वो सिलेबस है, दिस इज द सिलेबस, दिस इज द सिलेबस एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। एक यूकैरियोटिक सेल में प्रोटोप्लाज्म को दो हिस्सों में बांटते हैं हम। न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर है, साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस से बाहर है। साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में बांटते हैं हम, सेल ऑर्गेनेल और साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ठीक है ना, क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ये पहले भी पढ़ा है हमने, जब प्रोटोप्लाज्म पढ़ा था हमने, जब हमने फ्लो चार्ट देखा था सेल का, तब बात किया था, ठीक है बेटा। एक कॉम्प्लेक्स स्केलेटल कॉल्ड साइटोस्केलेटल इज फाउंड विद इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। जो हाइलोप्लाज्म है, साइटोसोल है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है, वहां पे हमें एक प्रोटीन से बना हुआ फिलामेंटस जाल देखने मिलता है, जो कि एक 3D नेटवर्क होता है, ठीक है, जो जिसे हम माइक्रोट्यूब्यूलर लेटाइस भी कहते हैं इसको हम। एंड इस साइटोस्केलेटल के लिए एक वर्ड और भी यूज करते हैं, इसको माइक्रोट्यूब्यूलर लेटाइस भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसकी प्रेजेंस को कंफर्म करता है। ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइटोस्केलेटल जो है वो 3 तरह के कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरा माइक्रोफिलामेंट, तीसरा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है, 3 तरह के कंपोनेंट से मिलकर ये बनता है, ठीक है, क्लियर? माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, देखो ऐसा। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया अपनी जगह पर क्यों है? पूरी सेल में दोनों मेम्ब्रेन अपनी जगह पर है, सब कुछ अपनी जगह पर क्यों है? क्योंकि एक नेटवर्क लगा हुआ है, जाल लगा है, ऐसे सपोर्ट लगे हुए। आपने देखा ना, जब कभी छत डालते हैं तो शेल्टिंग लगाते हैं। आपने कभी गौर किया हो, कभी किसी के घर में छत डलती है तो लकड़ी के सपोर्ट लगाते हैं, चादर होती है, लकड़ी के सपोर्ट लगे होते हैं, शेल्टिंग लगाना बोलते हैं उसको। अपने जो कमांड सेंटर गुरुकुल है उसमें भी काम चला तो देखा मैंने उसको, ठीक है। तो ये सपोर्ट लगाते हैं ना बेटा, ये सपोर्ट क्या चीज है? ये स्ट्रक्चर को बनाए रखे, अपनी जगह पे चीजें प्रेजेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बीच प्रेजेंट है, उसको एक जगह पे रखा हुआ। अब माइटोकॉन्ड्रिया को यहां से यहां लेके जाना है तो कौन लेके जाएगा? ये साइटोस्केलेटल को खिसका देगा उस तरफ। तो साइटोस्केलेटल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आप,
है ना। देखिए ना कैसे सेल मेम्ब्रेन देखिए आप, ठीक है, गोल्जी बॉडी देखो आप, है ना, सबको अपनी जगह पर रखा हुआ है। कौन? साइटोस्केलेटल। और किससे मिलकर बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल की। माइक्रोट्यूब्यूल को पहली बार देखा था किसने? डी रॉबर्टिस फ्रैंकी ने, और इनको स्टडी किया था किसने? लेडबेटर पोर्टर ने। ठीक है, टर्म माइक्रोट्यूब्यूल दिया स्लॉटरबेक ने। मैंने कहा ना ये सब क्रोनोलॉजी में आपको बताता हूं नॉलेज के लिए बेटा, ठीक है। आपको जो मैं बोलूंगा बस वो साइंटिस्ट का नाम अच्छे से याद रखना है, ठीक है, क्लियर कर दूं। माइक्रोट्यूब्यूल लंबे स्ट्रेट पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो यूनिफॉर्म साइज के होते हैं, खोखले होते हैं, इनका डायमीटर 25 नैनोमीटर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी खोखले होते हैं, इनका डायमीटर 25 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, इस तरह के होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, और ये किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ये बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, देखो आप, है ना, एक सेल के अंदर गौर से देखो के, एक सेल के अंदर वेसाइकल जब मूव करता है, कोई थैली जब मूव करती है ना वेसाइकल, उसको भी जो है वो साइटोस्केलेटल ही मूव कराता है। देखो आप, काइनेसिन नाम का प्रोटीन देखो, है ना, सिर पे वेसाइकल को पकड़े हुए है और वो एक माइक्रोट्यूब्यूल पर स्लाइड कर रहा है, फिसल रहा है और थैली को लेके कहीं पहुंच रहा है। तो ये सब कुछ चीजें वेरी वेल कंट्रोल्ड है, यानी कोई भी चीज जो सेल के अंदर हो रही है ना वो बहुत अच्छे से कंट्रोल वे में हो रहा है। मतलब सेल से छोटी मशीन आज तक हम इन्वेंट नहीं कर पाए, देखी नहीं, मतलब सोच भी नहीं पाए कि ऐसी मशीन बना पाए हम। ठीक है, सोच देखो आप, है ना, कैसे जो है वो साइटोस्केलेटल की मदद से वेसिकल को कैरी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आप ना, वेसिकल याद रखिए, वेसिकल जो है वो मूव करता है ना तो काइनेसिन प्रोटीन रोल प्ले करते हैं जो कि साइटोस्केलेटल का हिस्सा होते हैं। और आप देखो माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर ये मूव कर रहे हैं, एनर्जी खर्च कर रहे हैं और मूव कर रहे हैं, है ना बेटा। ठीक है, हर एक माइक्रोट्यूब्यूल में 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। क्लियर? माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन क्या होता है? ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सहारा प्रदान करता है, सेल को शेप प्रोवाइड करता है। मतलब एग्जामिनर कैसे लिखेगा ये? मॉर्फोजेनेसिस में कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व है? ये मॉर्फोजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सेल को शेप प्रोवाइड करते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट बोलते हैं, जिसको स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहते हैं या साइक्लोसिस कहते हैं, उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहते हैं या साइक्लोसिस कहते हैं, उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के समय ये न्यूक्लियर स्पिंडल उपकरण को बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है। ठीक है ना, पढ़ेंगे बेटा, अगर नेक्स्ट चैप्टर हमारा वो यही हो रहेगा। ठीक है, तो सेल डिवीजन जो होता है जब कोशिका डिवाइड करती है तब न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस बनता है जिस पर रखकर हम क्रोमोसोम को बराबर हिस्सों में बांटते हैं। इतना याद रखिए कि न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस वो डिवाइस होता है, वो स्ट्रक्चर होता है जिस पर रखकर क्रोमोसोम को हम 2 बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं, तो वो बनाते हैं। सीलिया और फ्लेजिला में जो 9+2 अरेंजमेंट होता है वो किससे बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। तो ये उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं ये। इसके अलावा सेल वॉल कहां बनेगी उसका प्लेन और प्लेस डिसाइड करता है माइक्रोट्यूब्यूल। याद है ना, हमने बात किया था सेल वॉल, तब भी पढ़ा था। द प्लेन एंड प्लेस ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन डिटरमाइंड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द प्लेन एंड प्लेस ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन इज डिटरमाइंड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, फिर आते हैं माइक्रोफिलामेंट पे। माइक्रोफिलामेंट को डिस्कवर किया था पेल्विट्स ने, और ये बड़े लंबे फिलामेंट होते हैं, डायमीटर 7 nm होता है। मतलब माइक्रोट्यूब्यूल की तुलना में इनका डायमीटर काफी कम होता है, माइक्रोट्यूब्यूल की तुलना में इनका डायमीटर काफी कम होता है, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बने होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है एक्टिन और मायोसिन के। जो माइक्रोफिलामेंट हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बने होते हैं, संकुचनशील प्रोटीन से बने होते हैं। मेनली होता है एक्टिन प्रोटीन इसमें। ठीक है, देखिए है ना, मेनली होता है एक्टिन प्रोटीन इसमें मेनली हमको देखने मिलता है। दिस इज दी माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, काम क्या करता है? अब मेम्ब्रेन को अंदर की ओर खींचना है। सब अपने आप थोड़े कौन कर रहा, कोई तो करता होगा ना यार। फूड को देखा, मेम्ब्रेन ने बोला फूड अंदर लेना है, एंडोसाइटोसिस करना है तो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन झुक गई है, तो खींचा कौन ने उसको? मेम्ब्रेन को खींचा, रस्सी जो होता देखा आपने, तो राजस्थान में कठपुतली करते हैं, राजस्थान में जो है क्या बोलते हैं उसको यार, वो पपेट शो करते हैं। ऐसे 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 रस्सियां होती है ना, ऐसे फिंगर से मूव करते हैं तो वो नीचे मूवमेंट होता है उनका। तो वो कठपुतली शो जो है देखा कि नहीं देखा कभी बचपन में? पपेट शो है ना, धागे उससे मूव कराते हैं,
तो बिल्कुल समझ लो आप ऐसा कि वो धागे जो है ना वो माइक्रोफिलामेंट सेल के अंदर, कि सेल को मेम्ब्रेन खींचना है खींच लो, बाहर निकालना है बाहर निकाल, तो वो सब धागे क्या है, वो सारे के सारे जो वो है माइक्रोफिलामेंट है। तो ये क्या करते हैं, ये मेम्ब्रेन के मूवमेंट में रोल प्ले करता है एंडोसाइटोसिस के दौरान। मसल फाइबर में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें एक्टिन और मायोसिन इन्वॉल्व होते हैं। अब ये एक्टिन मायोसिन चीज क्या होते हैं, जब हम मांसपेशियां पढ़ेंगे मसल्स पढ़ेंगे तब मैं बोलूंगा एक्टिन प्रोटीन मायोसिन प्रोटीन, तो आप झट समझ जाना यार ये तो वही है, साइटोस्केलेटल का प्रोटीन है, ठीक है ना। माइक्रोफिलामेंट्स की बात चल रही है ना। प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं ये। और क्रोमोसोम, सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम को खींच के यहां से यहां लेके आना है, आगे धकाना है, तो जो क्रोमोसोमल मूवमेंट होता है उसमें भी माइक्रोफिलामेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब जहां पे भी कांटेक्ट करना है, खींचना है किसी चीज को, वहां पे माइक्रोफिलामेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। फिर तीसरा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इनकी थिकनेस माइक्रोट्यूब्यूल से कम होती है लेकिन माइक्रोफिलामेंट से अधिक होती है, और ये वेरियस टाइप के प्रोटीन होते हैं, किरेटिन, विमेटिन, डाइनिन, प्लेक्टिन। किरेटिन, हमारे बाल क्रेटिन प्रोटीन से बने होते हैं, हमारे बाल क्रेटिन प्रोटीन से बने होते हैं, हमारे नेल क्रेटिन प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये क्रेटिन क्या है, ये भी इंटरमीडिएट प्रोटीन होता है बेटा, ठीक है ना। साइटोस्केलेटल को ये मेंटेन करने का काम करता है, यानी कहीं माइक्रोट्यूब्यूल टूट जाए तो इमीडिएट रिपेयर करता है कौन, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के फंक्शंस को ये सपोर्ट करते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है बेटा। चलिए ये देखा हमने इंटरमीडिएट फिलामेंट, है ना बेटा। एक एक चीज को बिल्कुल ध्यान से समझो बेटा, मजे लो पढ़ने के, पढ़ने के मजे लोगे ना बेटा, पढ़ने के मजे लोगे ना तो दुनिया तुम्हारे मजे नहीं लेगी। दुनिया तुम्हारे मजे ना ले इसलिए पढ़ने का मजा लो, और पढ़ने में मजा नहीं लोगे ना तो दुनिया मजे लेगी तुम्हारा। बहुत कठोर सत्य है ये, कटु सत्य है ये। पढ़ने में मजा लोगे तो दुनिया तुम्हारे मजे नहीं लेगी, और पढ़ने में मजा नहीं लोगे तो दुनिया तुम्हारे मजे लेगी जिंदगी भर, ठीक है। समझ गए बात को। चलो ये देखो आप, पूरी सेल में सब उठापटक चल रही है, सब में सब तरफ यही साइटोस्केलेटल इन्वॉल्व होता है, देखो आप, है ना, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम। नर्व फाइबर के अंदर, तंत्रिका कोशिकाओं नर्व फाइबर के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं उनको हम न्यूरोट्यूब्यूल कहते हैं। अमीबा और स्लाइम मोल्ड में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं पाए जाते हैं, PYQ एक्सेप्शन क्वेश्चन है, ठीक है। 13 प्रोटोफ्लामेंट जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल को बनाते हैं। हर एक प्रोटोफ्लामेंट में जो है अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। मायोफिब्रिल, मसल के फाइबर होते हैं मायोफिब्रिल बोलते हैं, वो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बने होते हैं। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है, मायोसिन फाइबरस प्रोटीन है और एक्टिन ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, उससे मायोफाइब्रिल या मसल के फाइबर बने होते हैं, मैंने बताया आपको, ठीक है ना बेटा। याद रखना, ये फिजियोलॉजी पढ़ाने तक याद रहना चाहिए। एटीपी एज एक्टिविटी, मतलब मायोसिन के अंदर एटीपी को यूज करने की क्षमता होती है, मतलब एटीपी से ये एनर्जी निकाल सकता है कौन, मायोसिन। मायोसिन के पास में, या ये जितनी बातें अभी बता रहा हूं ना सब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाते समय याद रखिएगा, नहीं याद रखोगे ना तो जोरदार थप्पड़ पड़ेगा। घर आऊंगा, एक आदमी घर भेजूंगा, है ना, पता है तुम्हारा, एक आदमी घर आएगा, ठीक है। क्या बंटी यही रहता है? हाँ जी मैं बंटी हूं, बोलिए। बट एक मिनट जरा ऐसे हो जाओ जरा, चटाक, क्यों मारा? कीर्तन सर ने भेजा था हमको, हम बायोमेंटर्स के से आए हैं, स्टाफ मेंबर है, सर ने कहा था कि इसने जो है वो याद नहीं रखा ह्यूमन फिजियोलॉजी में, इसलिए मिटाई लगेगी, ठीक है ना। ऑनलाइन डिलीवरी से ऑफलाइन डिलीवरी पे आ गए, ठीक है, तो ऐसा मत करो, ठीक है ना। अरे सच में नहीं भेजूंगा, तुम सच में टेंशन मत लो भाई, लेकिन कम से कम पढ़ लो, ठीक है। मतलब भावनाओं को समझो तुम, ठीक है। काश ऐसा होता है कि मोबाइल में से एक हाथ बाहर निकलता है, पढ़ते चटाक, कहां ध्यान तुम्हारा, कब तक खिड़की से बाहर देखोगे? अरे निकलने वाले निकल चुके हैं, मतलब आप छोड़ दो, भूल जाओ, आप अपनी पढ़ाई में वापस आ जाओ, ठीक है। चलो फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो स्किन और हेयर में स्ट्रक्चर प्रोटीन में आते हैं, देखो केराटिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोल्चिसिन और बिनब्लास्टिन,
ये माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली को, माइक्रोट्यूब्यूल के अरेंजमेंट को रोकते हैं सेल डिवीजन के समय, इसलिए ये सेल डिवीजन को रोकते हैं। ठीक है, ये सेल डिवीजन को प्रिवेंट करते हैं। जो कोल्चिसिन और ब्रेनब्लास्टिन होते हैं ये सेल डिवीजन के समय वो केमिकल होते हैं जो न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus को नहीं बनने देते हैं, इसलिए ये सेल डिवीजन को ये रोकते हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज को। जब हम आगे कैंसर पढ़ेंगे, कैंसर का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, तब इस बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, कैंसर है कोर्स में होता है ना। तो कोल्चिसिन और ब्रेनब्लास्टिन जो होते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली को, माइक्रोट्यूब्यूल के जुड़ने को रोकते हैं सेल डिवीजन के समय, इसलिए न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus नहीं बन पाता है। पूरी प्लांट सेल में सबसे पतली मेम्ब्रेन क्या होती है? सेंट्रल वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है। पूरी प्लांट सेल में सबसे पतली मेम्ब्रेन सेंट्रल वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम बोलते हैं हम टोनोप्लास्ट। ठीक है, क्लियर? चलिए, ये तो बात होगी साइटोस्केलेटल के बारे में। अब और क्या, जब माइक्रोट्यूब्यूल को जान लिया हमने, अभी इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल के अरेंजमेंट के साथ क्या बना था? सीलिया और फ्लैजिला। हमने याद है, हमने जब प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला पढ़ रहे थे, मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है, यूकैरियोटिक फ्लैजिला ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। और मैंने कहा था यूकैरियोटिक फ्लैजिला में 9+2 अरेंजमेंट देखने मिलता है, जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में नहीं होता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या होते हैं सीलिया फ्लैजिला, एक बार पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी क्या लिखता है? सीलिया सिंगुलर वर्ड है सीलियम, फ्लैजिला सिंगुलर वर्ड है फ्लैजिलम। ये हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, एमसीक्यू। ये सेल मेम्ब्रेन से निकली हुई हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है। देखो बेटा, जैसे ये मैंने कहा आपसे, ये मान लो एक सेल है, ठीक है, इसकी मेम्ब्रेन है, एक सेल है, इसकी मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब जब सीलिया फ्लैजिला बनता है ना, तो क्या होता है? जब सीलिया फ्लैजिला बनता है तो क्या होता है? ये वही सेल है, ये वही सेल है। तो क्या बनता है? एक स्ट्रक्चर अपने आप को अरेंज करता है, ऐसे बेसल बॉडी के फॉर्म में अरेंज करता है, फिर ऐसे ट्यूब ऐसे जो है वो हमें ट्यूब का नेटवर्क दिखाई पड़ता है पूरा हमें। ठीक है, ऐसे अरेंज किया और सेल मेम्ब्रेन इसको चारों ओर से कवर कर लेती है ऐसे। ये बन गया सीलिया फ्लैजिला। इसीलिए इसको मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन बोला उन्होंने। अरे भाई, यदि प्रोटीन के तंतु ना होते, प्रोटीन के फाइबर अरेंज ना करते अपने आप को, तो सेल मेम्ब्रेन ऐसे ऊपर ना उठ जाती, ऊपर उठ गई वो, तो अब वो मेम्ब्रेन, हमने क्या बोला? हमने कहा दिस इज दी हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है सेल मेम्ब्रेन बेटा। ठीक है, इसी सेल मेम्ब्रेन की हेयर लाइक, बाल के समान ऊपरी उभार को क्या बोल दिया हमने? उसको बोल दिया हमने जो है वो सीलिया फ्लैजिला बोल दिया हमने। ठीक है, अब ये क्या चीज है? ये जो अंदर दिखाई पड़ रहा है ये क्या है? ये है 9+2 अरेंजमेंट है। ठीक है, क्या मतलब 9+2 अरेंजमेंट का मतलब क्या है? ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है उसने अपने आप को 9+2 प्रकार से अरेंज किया है। देखते हैं आगे हम क्या मतलब इसका। ठीक है, सीलिया छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, वर्क लाइक और कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड के। सीलिया हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं, सीलिया हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। हमारी बॉडी में इपिथेलियम जो स्किन लेयर होती है, जो इंटरनल ऑर्गन, ध्यान से बात सुना, हमारे ऑर्गन के अंदर जो अंदरूनी भाग होते हैं उसके अंदर जो ये तो स्किन है बेटा, अंदरूनी ऑर्गन जो होते हैं उनके ऊपर जो लेयर होती है उसे इपिथेलियम कहते हैं। तो हमारी नोज में, हमारे जो है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर कई जगह पे कई डक्ट ऐसी होती है जहां पे लिक्विड को मूव कराना होता है, लिक्विड को आगे भेजना होता है। तो वहां पे जो स्किन होती है, जो इंटरनल स्किन होती है, जो इपिथेलियम होती है, उसमें आपको सीलिया वाली सेल दिखाई पड़ती है, उसे बोलते हैं सीलिएटेड इपिथेलियम कहते हैं। और ये एक साथ मूव करते हैं, एक साथ मूव करते हैं, इससे फ्लूइड को वो आगे की ओर धकाते हैं। एक साथ मूव करेंगे, फ्लूइड को आगे धकाते रहेंगे, तो इसलिए और के समान काम करते हैं, एक प्रकार से धकाने वाले स्ट्रक्चर के रूप में वो काम करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो मैंने क्या कहा आपसे? मैंने आपसे कहा कि जो है ये बेसिकली सीलिया छोटे स्ट्रक्चर होते हैं और ये एक पैटर्न में लगातार एक दराते के समान या और के समान ये काम करते हैं और फ्लूइड को आगे की ओर ये धकाते हैं। ठीक है, फ्लैजिला लॉन्गर होते हैं, बड़े साइज के होते हैं और ये सेल को मूवमेंट करते हैं। ठीक है, देखो बेटा, सीलिया जो सीलिएटेड इपिथेलियम जो है ना हमारी बॉडी में जो होती है वो बेसिकली फ्लूइड को मूव करवाती है, और फ्लैजिला जो होते हैं, स्पर्म में होता है फ्लैजिला, बाकी इपिथेलियम में फ्लैजिला नहीं होते हमारे। ठीक है, तो हम कहते हैं फ्लैजिला जो होते हैं ये सेल को मूवमेंट करते हैं, सेल को ये मूवमेंट करते हैं, याद रखिएगा। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में भी फ्लैजिला होते हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं यूकैरियोटिक फ्लैजिला से। याद है ना, हमने कहा था वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने होते हैं, खोखले होते हैं, 1+0 अरेंजमेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजिला में 9+2 अरेंजमेंट होता है। ठीक है,
क्लियर? देखिए, दिस इज दी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बेटा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ भी दे रखा है एनसीईआरटी ने इसका, और इसका इन्होंने जो है वो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। आप देखो 9+2, 9 यहाँ पे है डुप्लेट फाइबर, 9 यहाँ पे है डुप्लेट फाइबर। डुप्लेट फाइबर बोले तो दो माइक्रोट्यूब्यूल के जुड़ने पर बनने वाला फाइबर, ठीक है। दो माइक्रोट्यूब्यूल, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डुप्लेट्स हैं, डबलेट्स बोलते हैं इसको हम, डुप्लेट बोलते हैं, डबलेट बोलते हैं। तो 9 डबलेट फाइबर या डुप्लेट फाइबर दिखाई पड़ रहे हैं हमें, ठीक है। ठीक, बीच में दो सेंट्रल फाइबर दिखाई पड़ रहे हैं, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल दो दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या बोला हमने, 9+2, 9 पेरीफेरी में, 2 सेंटर में, तो 9+2 अरेंजमेंट बोला हमने इसको, ठीक है बेटा, क्लियर? ये हमको दिखाई पड़ रहा है ना। फिर आपको दिखाई पड़ रहा है लेवलिंग, याद रखना, ये है सेंट्रल शीथ है जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल के आसपास है। ये रेडियल स्पोक है, रेडियल स्पोक जो है 9 डबलेट को जो है वो सेंट्रल फाइबर से कनेक्ट कर रहे होते हैं। जो रेडियल स्पोक होते हैं ये बने होते हैं नेक्सिन प्रोटीन से। किससे बने होते हैं ये? नेक्सिन प्रोटीन से बने होते हैं ये, ठीक है। रेडियल स्पोक जो कि माइक्रोट्यूब्यूल को जो है वो सेंट्रल, जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल को जो है क्या है, डबलेट्स को जो है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से वो कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन, एनसीईआरटी क्या लिखता है? द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम और फ्लैजिला शो दैट दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। जब आप सीलिया फ्लैजिला की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो आपको वो सेल मेम्ब्रेन से कवर दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। इनके सेंट्रल पार्ट को, कोर को हम बोलते हैं एक्सोनिम कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके सेंट्रल पार्ट को हम एक्सोनिम कहते हैं, जिसमें आपको कई सारे माइक्रोट्यूब्यूल दिखाई पड़ते हैं पैरेलल एक्सेस में अरेंज, ठीक है। लंबे लंबे ट्यूब के समान आपको अरेंज दिखाई पड़ते हैं। इसमें आपको 9 डबलेट फाइबर दिखाई पड़ते हैं जो रेडियली अरेंज होते हैं, पेरिफेरी में अरेंज होते हैं, और बीचों बीच सेंटर में आपको 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल दिखाई पड़ते हैं एक्सोनिम में। 9+2 अरेंजमेंट देखने मिलता है। ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? 9+2 कहते हैं, क्लियर? एनसीईआरटी की लाइन लिखी, हर एक लाइन का मतलब अच्छे से पता हमको होना चाहिए, ठीक है। 9 पेरिफेरल फाइबर है, 2 सेंट्रल फाइबर हमको यहां पर दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, क्लियर? ठीक, देखो आप ना, 9 पेरिफेरल डुप्लेट फाइबर है, 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, और ये क्या है बेटा? ये है रेडियल स्पोक है जिसे कनेक्ट कर रहा है इससे, ठीक है ना, क्लियर? दिस सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड ऑल्सो इनक्लोज बाय सेंट्रल शीथ से घिरे होते हैं, ठीक है, विच आर कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल टू ईच पेरिफेरल डबलेट बाय द रेडियल स्पोक। ये बना होता है नेक्सिन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है बेटा, है ना। और ऐसे 9 रेडियल स्पोक हमको देखने मिलते हैं, ठीक है ना, क्लियर? एकदम मेरे को, हमने आपको इमेज पहले देखो बेटा, इमेज यही इसी की बात है। 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है, डबलेट के फॉर्म में है। फिर देखो आप रेडियल स्पोक इसको कनेक्ट कर रहा है, बीच में आपको दिखाई पड़ रहे हैं 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल दिखाई पड़ रहे हैं, और आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? सेंट्रल शीथ आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। द पेरिफेरल डबलेट आर आल्सो कनेक्टेड बाय द लिंकर्स, ठीक है। ये पेरिफेरल डबलेट जो होते हैं वो भी लिंकर प्रोटीन से आपस में जुड़े होते हैं। सीलिया फ्लैजिला जो होते हैं वो दोनों के दोनों कहां से उत्पन्न होते हैं? वो सेंट्रियोल के से, एंड सेंट्रियोल गिव्स राइज टू सीलिया फ्लैजिला के। सेंट्रियोल सीलिया फ्लैजिला को उत्पन्न करता है, और ऐसा सेंट्रियोल, ध्यान से बात सुनना, ऐसा सेंट्रियोल जो सीलिया फ्लैजिला को प्रोड्यूस करता है उसको अब हम क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी बोलते हैं उसको, बेसल बॉडी बोलते हैं, या बेसल ग्रेन्यूल बोलते हैं इसको। हम बेसल बॉडी बोलेंगे या बेसल ग्रेन्यूल बोलते हैं। तो सीलिया फ्लैजिला को प्रोड्यूस करता है सेंट्रियोल, ठीक है, उससे ये बाहर इमर्ज होते हैं, और ऐसे सेंट्रियोल को हम बेसल बॉडी या बेसल ग्रेन्यूल कहते हैं, ठीक है, क्लियर? ठीक है बेटा, इमेज को जरा ध्यान से देखो, एग्जाम में आता है। ठीक है, देखिए अब हम एनसीईआरटी के अलावा दूसरा इमेज देख रहे हैं। ये देखो डबलेट कैसे होते हैं, देख रहे हैं आप? 2 माइक्रोट्यूब्यूल जुड़े हुए हैं। ये बेसल बॉडी है, सेंट्रियोल बेसल बॉडी, ठीक है। फिर आप देख रहे हो फ्लैजिला का क्रॉस सेक्शन देख रहे हो आप, है ना, देखिए ना, ये है सीलिया फ्लैजिला का बेसल बॉडी। बेसल बॉडी बोले तो सेंट्रियोल, जिससे कि सीलिया फ्लैजिला अराइज होते हैं। याद रखना, सेंट्रियोल के अंदर अरेंजमेंट होता है 9+0, आगे बात करेंगे हम 9+0, ठीक है ना। तो अभी हमको याद रखना, सीलिया फ्लैजिला में अरेंजमेंट होता है 9+2 अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। सीलिया फ्लैजिला में 9+2 अरेंजमेंट आपको देखने मिलेगा, क्लियर बेटा?
देखिए ऐसा 9+2 अरेंजमेंट आपको देखने मिलता है, ठीक है। सीलिया फ्लेजा में 9+2 अरेंजमेंट होता है, 9 पेरिफेरल, 2 सेंट्रल फाइबर होते हैं। 9 पेरिफेरल फाइबर को हम डुप्लेट या डबलेट फाइबर कहते हैं। डबलेट फाइबर में आपको डाइनिन प्रोटीन की आर्म दिखाई पड़ेगी, इसे डबलेट फाइबर है, ऐसी आर्म होती है, डाइनिन प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है ना। किस आर्म की बात कर रहे हैं हम इस आर्म की बात कर रहे हैं। दीज आर, ये डाइनिन प्रोटीन से बनी होती है, ये डाइनिन प्रोटीन से बनी होती है बेटा, याद रखिएगा, ठीक है ना। डुप्लेट फाइबर जो होते हैं वो सेंट्रल फाइबर से जुड़े होते हैं थ्रू दी नेक्सिन प्रोटीन स्पोक। मैंने कहा ना, जो स्पोक होता है साइकिल के पहिए में होता है ना, जैसे स्पोक होते हैं, तिलियां होती हैं, उनको नेक्सिन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। देखिए डाइनिन प्रोटीन से बनी आर्म है, एक्सोनिम, डुप्लेट फाइबर, नेक्सिन स्पोक, सेंट्रल फाइबर, ठीक है। जो एनसीईआरटी का डायग्राम है उसी को हमने सिंप्लीफाइड कर दिया है, जो एनसीईआरटी का डायग्राम है उसे ही हमने समझने के लिए यहां पर सिंप्लीफाइड कर दिया है, ठीक है, क्लियर। फिर सीलिया फ्लेजिला में अपनी मेम्ब्रेन भी होती है बेटा, कवर करती है मेम्ब्रेन उसको। लोअर ऑर्गेनिज्म में सीलिया फ्लेजिला ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन होते हैं, जबकि हायर एनिमल में ये बॉडी फ्लूइड को मूव करने में रोल प्ले करते हैं। कौन? सीलिया बॉडी फ्लूइड को मूव करने में रोल प्ले करते हैं। स्पर्म की टेल जो है वो फ्लेजिला से बनी होती है, ठीक है, याद रखिएगा। लोअर ऑर्गेनिज्म में सीलिया फ्लेजिला लोकोमोशन के मूवमेंट करने के ऑर्गन होते हैं, हायर एनिमल्स में ये बॉडी फ्लूइड को मूव करने में रोल प्ले करते हैं, स्पेशली सीलिया, ठीक है। स्पर्म जो होता है उसकी टेल जो है वो फ्लेजिला से बनी होती है, ठीक है, क्लियर, याद रखिए, है ना। सीलिया का मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, फ्लेजिला का मूवमेंट होता है रैंडम के। सीलिया कोऑर्डिनेटेड वे में एक दिशा में मूव करते हैं सारे, और जबकि फ्लेजिला रैंडम मूवमेंट को शो करता है, ठीक है। सीलिया शॉर्ट होते हैं, बड़ी संख्या में हेयर लाइक होते हैं, और ये एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में एक समन्वित प्रक्रिया से मूव करते हैं। पैरामीशियम में देख लो आप, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में देख लो आप, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में देख लो आप, सीलेटेड एपिथेलियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्लेजिला बड़े होते हैं, संख्या में कम होते हैं, विप लाइक काफी लंबे उभार होते हैं, और ये रैंडम मूवमेंट करते हैं, ये ठीक है, विप लाइक फैशन में रैंडम मूवमेंट करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर सीलिया फ्लेजिला का एक समान होता है, लेकिन प्रोक्रिटिक के फ्लेजिला से ये अलग हमको दिखाई पड़ते हैं। प्रोक्रिटिक का फ्लेजिला फ्लेजिलिन प्रोटीन से बना होता है, यूक्रिटिक का ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है मेनली, ठीक है, क्लियर। तो प्रोक्रिटिक फ्लेजिला जो है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है, और वो 9+2 अरेंजमेंट को शो नहीं करता है, ठीक है। हर एक फ्लेजिला में 4 पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी जो कि सेंट्रियोल से बना होता है, फिर रूटलेट और बेसल प्लेट और शाफ्ट होता है, ठीक है। एक्सोनिम में 11 फाइब्रिल होते हैं बेटा, ठीक है। सीलिया फ्लेजिला डिफर करते हैं किस चीज में? नंबर में सीलिया अधिक फ्लेजिला कम, डिस्ट्रीब्यूशन में सीलिया और फ्लेजिला का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा, और फंक्शन दोनों का जो है वो डिफरेंट होता है बेटा। देखो लोअर में तो लोकोमोशन हेल्प करेंगे, लेकिन जो है हायर में जो है सीलिया जो होते हैं वो बॉडी फ्लूइड को मूव करने में रोल प्ले करते हैं। अंडुलेटरी मूवमेंट, रैंडम मूवमेंट फ्लेजिला में होता है, कोऑर्डिनेट मूवमेंट होता है सीलिया में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बाउंसर इंफॉर्मेशन है, एग्जाम में आई हुई है। काल्मोडुलिन कैल्शियम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, काल्मोडुलिन कैल्शियम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट से एसोसिएटेड होता है, और ये कुछ एंजाइम के फंक्शन और उनको रेगुलेट करता है, और ये बेसिकली जो है वो ये वो प्रोटीन है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के फंक्शन को भी अफेक्ट करता है। तो काल्मोडुलिन इज एक कैल्शियम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जिसका संबंध माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट से होता है, और ये